बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से यूएन में तकरीर की गई है। बड़ी दो टोक तकरीर थी और बड़े आलमी रहनुमाओं को आज की इस तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बेनकाब किया है और ख़ास तौर पर भारत और अमरीका को आज की जो तकरीर थी 4 हिस्सों में उनकी ये तकरीर जो है वो उन्होंने ये तकरीर की और वो जो 4 अहम नुकात हैं या वो जो 4 अहम चीज़ें हैं वो मुख्तसरन आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या उन्होंने कहा, किस तरह से ख़ास तौर पर भारत और अमरीका को आज पूरी दुनिया का मीडिया जो कि वहाँ पर मौजूद था, ये तकरीर सुन रहा था, उनके सामने बेनकाब किया और दो टोक अंदाज में किसी को भी रियायत जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से नहीं दी गई। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से भी। तो सबसे पहले तो उस तकरीर की जानिब बढ़ता हूँ और सबसे पहली जो बात इमरान खान साहब ने कही वो एक तो कोरोना वायरस, माशी मसाइल और माहौलियाती तब्दीली। सबसे पहले नंबर पर ये वो 3 चीज़ें थीं जिन पर इमरान खान साहब ने फोकस किया और इन पर बात की। कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से पाकिस्तान ने कोरोना वायरस पर काबू पाया, स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट तारुफ़ करवाया और किस तरह से पूरी दुनिया जो थी वो पाकिस्तान से उन्होंने सीखा और दुनिया में इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया गया कि पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कोरोना वायरस पर काबू पाया गया है, हुकूमती पॉलिसियों को सराहा गया। दूसरे नंबर पर जो उन्होंने बात की वो बात की जो माशी मसाइल हैं, इस पे नाज़रीन बड़ी अहम चीज़ें उन्होंने कही। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि करप्शन करके किस तरह से पैसा तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक में शिफ्ट किया जाता है और ये जो करप्शन है, इस करप्शन की वजह से तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान उठाना पड़ रहा है, बेरोज़गारी वहाँ पर बढ़ रही है, लोगों में जो भूख है यानी कि वहाँ पे जो लोगों की एक नॉर्मल रूटीन रहती है या जो लोग वहाँ पर कमाई करते हैं उसमें किस तरह से कमी आ रही है और भूख वहाँ पर लोगों की किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक इसको रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रहे। और यहाँ पर ख़ास तौर पर उन्होंने टारगेट किया मगरबी ममालिक को और कहा कि मगरबी ममालिक को इस चीज़ को रोकना पड़ेगा और इमरान खान साहब ने वार्निंग भी दी कि अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ेगा और इसका नुकसान सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक को तो होगा, लेकिन जहाँ पर ये दौलत जा रही है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि लोग जब बेरोज़गारी से तंग आएंगे तो वो ऐसे ममालिक में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे जहाँ की इकॉनमी ठीक है। तो ऑब्वियसली जब एक बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट करेंगे तो जो वो दूसरे ममालिक हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, ऑब्वियसली इस माइग्रेशन का बोझ वो भी नहीं उठा पाएंगे। ये दूसरे नंबर पर जो बड़ा अहम पॉइंट था उन्होंने उठाया। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के ऊपर काबू पाने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा और इस हवाले से अगर सबसे ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान कर रहा है। और अपनी हुकूमत की मिसाल देते हुए और जो 10 अरब जो दरख्त लगाए गए हैं उसकी मिसाल उन्होंने दुनिया के सामने रखी और इस मिसाल को नाज़रीन जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी इस ये जो हुकूमत का ये जो काम था, इस काम को सराहा और दुनिया से कहा कि इमरान खान साहब को इस मामले के ऊपर हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज़ थी जो इमरान खान साहब ने कही। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बहुत अहम नुक्ता उन्होंने उठाया और वो नुक्ता था इस्लामोफोबिया के हवाले से। इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जब से 9/11 हुआ है, 9/11 के बाद पूरी दुनिया का ख़ास तौर पर अगर आप मीडिया की भी मिसाल ले लें तो इस्लाम को और दहशतगर्दी को जोड़ा गया है, साजिशें जो हैं वो की गई हैं और इस मामले के ऊपर उन्होंने मुतालबा किया कि एक ग्लोबल जो डायलॉग है वो होना चाहिए और उन्होंने ये मुतालबा किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है और दुनिया को इस सारे मामले के ऊपर, इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर ग्लोबल डायलॉग जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन तीसरे नंबर पर जो उन्होंने बात की वो भारत के हवाले से बात की और इनकी ओवरऑल जो तकरीर थी 25 मिनट की ये तकरीर थी। इस तकरीर में 7 मिनट तक ये भारत वाले मामले के ऊपर लगातार बात करते रहे और इसी मामले के अंदर इन्होंने अमेरिका को भी खासा लताड़ा और भारत को भी खासा इन्होंने लताड़ा। दो टोक अंदाज में भारत के साथ भी बात की। भारत को ये क्या कहते हैं
भारत को सबसे पहले तो ये कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जा रहा है और ये सारा काम हुकूमती लेवल पर हो रहा है, हुकूमती सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। हुकूमत खुद उनकी पॉलिसीज़ इस तरह से हैं और वो खुद अपनी सरपरस्ती में इस्लामोफोबिया को जो है वो फैला रही है। इसके अलावा जो भारत की हुकूमत है वो एक फ़ाशिस्ट हुकूमत है, डायरेक्ट ललकारा है भारत को, एक फ़ाशिस्ट हुकूमत है और वो भारत के अंदर जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो उनको निशाना बना रही है। सरकारी सरपरस्ती में जो मस्जिदें हैं वहाँ पर मुसलमानों की, उनको गिराया जा रहा है और इस्लामी तारीख़ को वहाँ से मिटाने की भी कोशिश की जा रही है। और ये जो सारा काम है ये मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में किया जा रहा है। इसके बाद साथ ही वो बात करते हैं कश्मीर वाले मामले के ऊपर। कश्मीर वाले मामले के ऊपर बात करते हुए ये कहते हैं कि कश्मीर जो है कि भारत जो है वो कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को मार रहा है। इसके अलावा जो आबादी का वहाँ पर तनासुब है उसको भी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर के मसले को उजागर किया बल्कि पूरी दुनिया का जो दोहरा मयार है उसको भी बेनकाब किया और यहाँ पर ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक के हवाले से उन्होंने बात की और अमेरिका के हवाले से बात की। सदर जो बाइडन को उन्होंने मुखातिब किया और ये कहा कि ये जो मगरबी ममालिक हैं या ये जो अमेरिका है ये भारत की पुष्ट पनाही कर रहा है और भारत के मामले के ऊपर हमेशा ये अपना दोहरा मयार जो है वो सामने लेकर आता है। और इसकी जो एक बड़ी रीज़न है वो ये है कि चूँकि भारत एक बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से मगरबी ममालिक या ख़ास तौर पर अमेरिका जो है वो भारत के मामले के ऊपर दोहरापन जो है वो दिखाता है और इस चीज़ की उन्होंने खूब मज़म्मत भी की। और साथ ही उन्होंने मिसाल भी पेश की सईद अली शाह गिलानी साहब की कि उनके साथ जो कुछ किया गया, ख़ास तौर पर उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो मैयत थी वो उनके वर्सा से छीनी गई, उसको इस्लामी तरीके से नहीं दफनाया गया। इसमें साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा भी किया कि उनकी जो मैयत है वो उनके वर्सा को दी जाए और उन्हें बाकायदा तौर पर जो एक इस्लामी तरीक़ेकार होता है उसके तहत जो है वो उनको दफनाया जाए। ये उन्होंने मुतालबा भी जो है वो किया और ये मगरबी ममालिक को और दुनिया को बताया कि ये आपका दोहरा मयार है कि इतना कुछ जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर, लेकिन दुनिया इस मामले के ऊपर नहीं बोल रही। आखिर में भारत के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि भारत से वो यकीनन अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन ये तमाम तर चीज़ें मसला कश्मीर के हल के बग़ैर नहीं होंगी। चौथा और सबसे आखिर में जो उन्होंने नाज़रीन बात की वो बात की अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। अफ़गानिस्तान के इशू पर वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है इस सारे मसले का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है पाकिस्तान को। हालांकि इस मसले का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो पाकिस्तान को ही हुआ है। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने एक तो आलमी बरादरी का उस वक्त साथ दिया, हालांकि उस वक्त भी इमरान खान साहब इस चीज़ के मुखालिफ थे और जो पराई जंग थी उसमें वो कूदा और पाकिस्तान के इसमें जो पाकिस्तान के आम शहरी थे वो इसमें शहीद हुए। पाकिस्तान की मुल्क की इकॉनमी को अच्छा खासा लॉस जो है वो हुआ है। लेकिन और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि एक वक्त पाकिस्तान पर ऐसा भी आ गया था कि जब ये लग रहा था कि न जाने पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तान बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उन्होंने इस चीज़ पर अपनी जो शहादतें हैं वो पेश की और इस दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया। और फिर 2006 की उन्होंने एग्जांपल दी कि 2006 में भी ये जब वो भी अमेरिका गए और वहाँ पर ये बात सामने भी आ गई, सबको पता भी चल गया कि कोई अस्करी हल नहीं है अफ़गानिस्तान मामले का। और उस वक्त सेनेटर थे जो बाइडन, जो कि अब आज के अमेरिकी सदर हैं, उनसे मुलाकात भी उस वक्त की हुई और उन्होंने भी ये बात कही, इसको एंडोर्स किया कि अफ़गानिस्तान मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। लेकिन इस तमाम तर मामलात के बावजूद अमेरिका नहीं माना और उसने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में ही रखी और आज वो ज़िम्मेदार करार दे रहा है पाकिस्तान को, हालांकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं इसमें। आखिर में नाज़रीन जाते जाते उन्होंने एक बहुत अहम सवाल जो है वो छोड़ा। सवाल क्या छोड़ा उन्होंने कहा कि क्या किसी ने सोचा कि 3 लाख अफ़गान आर्मी
جب امریکہ جو ہے اس نے اپنی فوجیں نکالی افغانستان سے تو 3 لاکھ افغان آرمی تھی جس کو امریکہ نے ٹرین کیا تھا طالبان سے لڑنے کے لیے، لیکن ان 3 لاکھ افغان آرمی نے بجائے اس کے کہ وہ طالبان کے ساتھ لڑیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ افغان آرمی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ نہیں لڑی۔ اور کیا وجہ ہے کہ وہ افغان آرمی کے ساتھ نہیں لڑی اور آسانی کے ساتھ انہیں تمام تر جو علاقے تھے وہ دیتے رہے؟ یہ بہت اہم سوال تھا جو آرمی برادری کے لیے، خاص طور پر امریکہ کے لیے انہوں نے چھوڑا کہ کیوں اس طرح سے ہوا۔ بہرحال بہت زبردست تقریر تھی اور دو ٹوک موقف، سیدھا سیدھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا موقف اپنایا، اور جو اپنی ایک بات تھی خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ انہوں نے سامنے رکھی۔ آج کی ولاگ سے ناظرین اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔